लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने करंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज हम उसी के आगे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो कल मैं नहीं करवा पाया था आप लोगों को। मान ली एक क्वेश्चन है हमारे पास और हमें गिवन है कि जो चार्ज फ्लो है किसी कंडक्टर के अंदर वो हमें गिवन है Q इजिकल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। ये Q क्या है? कोई चार्ज फ्लो है कंडक्टर के अंदर। तो हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये Q है और Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट फर्स्ट करंट फ्लो इन कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, सेकंड पूछा गया इनिशियल करंट, इनिशियल करंट। थर्ड हमसे पूछा गया है चार्ज फ्लोन when current become 0। ठीक है, फोर्थ हमसे पूछा गया है ग्राफ, किसका? करंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये चार चीजें हमसे पूछी गई है बच्चों। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ग्राफ फोर्थ वाला। तो सबसे फर्स्ट हमसे पूछा गया करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो करंट फ्लो होता है किसी भी इंस्टेंट पर, वो करंट I इजिकल टू होता है dq बाई dt। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमसे कोई करंट पूछता है तो क्या होता है? dq बाई dt, यानी कि चार्ज फ्लो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो चार्ज फ्लो रेट है, आप बोल सकते हो, यानी कि चार्ज में जो चेंज आया, कितने टाइम में कितना चेंज आया, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, या चार्ज फ्लो रेट बोल दो आप, तो सिंपल इतना सा। तो यानी कि अगर हमें क्या गिवन है? Q गिवन है। ये dq बाई dt का मतलब है कि जो हमें Q गिवन है उसका एक बार क्या कर देंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? I। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को, तो अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। T का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 1 माइनस ये बीटा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t। क्लियर है? तो फाइनली हमें जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? अल्फा माइनस 2 बीटा टी। क्या यही आंसर होगा हमारे पास? ये करंट का इक्वेशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड हमसे क्या पूछा गया? इनिशियल करंट। जब भी बच्चों इनिशियल करंट पूछा जाए, इनिशियल करंट का मतलब है कि t इजिकल टू क्या कर देना वहाँ पे? 0। तो इस इक्वेशन में जब मैं t इजिकल टू 0 पुट करूँगा एट t इजिकल टू 0, इनिशियल करंट का मतलब, तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टी की जगह पर 0। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? अल्फा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो यही मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसमें से कुछ माइनस होता जाएगा, तो ये करंट की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, थर्ड हमसे पूछा जा सकता है इसमें, सॉरी पूछा जा सकता है, क्या पूछा है थर्ड इसमें? ऑब्वियसली बात है, चार्ज फ्लो व्हेन करंट बिकम 0, कि चार्ज कितना फ्लो होगा जब करंट 0 हो जाए। तो देखो करंट हमारे पास ये है, तो इस करंट को क्या कर देंगे हम लोग? 0। थर्ड में यही बोला गया बच्चों, क्योंकि I इजिकल टू हमें क्या गिवन है? अल्फा माइनस 2 बीटा टी। तो करंट को क्या कर दीजिए? 0। ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो t इजिकल टू हमें क्या मिलेगा? अल्फा अपॉन 2 बीटा। ये तो समझ में आता है। ये कैसे गया? इसको इधर भेज दो, इसको डिवाइड में भेज दो। अब ये जो वैल्यू आई इसको किस में रख देंगे हम लोग? चार्ज के इक्वेशन में रख देंगे। सो चार्ज इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q इजिकल टू क्या है हमारे पास? अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर है। तो t की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस बीटा अल्फा बाई 2 बीटा का होल स्क्वायर। तो Q इजिकल टू हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस
अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर। तो इस एक बीटा से ये एक बीटा कट हो जाएगा, अपॉन 4 बीटा, यही होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, तो इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। इतना चार्ज फ्लो होगा जब करंट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ग्राफ। अभी जो ग्राफ पूछा गया वो बच्चों, वो पूछा गया आई वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, आई वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ पूछा गया। तो आई और टाइम का ग्राफ कौन सा, ये वाला इक्वेशन है। तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। फोर्थ, ध्यान रखना बच्चों, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको चेक करना होगा कि इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करती है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को रिप्रेजेंट, आपको देखना होगा। तो देखो कैसे पता करते हैं। आई इज इक्वल टू हमें गिवन है अल्फ़ा माइनस 2 बीटा टी। अब हमें इसको वाई मान लेते हैं, जिसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। इसको वाई मान लिया मैंने, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 2 बीटा भी कांस्टेंट है और ये टी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इतना तो मुझे पक्का पता चलता है बच्चों, y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। तो जब भी x की पावर और y की पावर 1 आए तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम समझ गए फिर ये y, इसको क्या बोलेंगे हम c, इसको क्या बोलेंगे mx। यानी कि जो ग्राफ आएगा कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू c माइनस mx का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, जिसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर। और y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, i। इस तरफ x की जगह पर क्या लिखेंगे, t। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, आपको सोचो। और ये कहाँ पे कट कर रहा होगा इसको, c पर। यानी कि इस पॉइंट की जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो 0,c हो जाएंगे। और ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए जब करंट क्या हो जाएगा, 0। और करंट 0 कब, t इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 बीटा पर, इसमें पुट कर देना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा कोमा 0, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है और यहाँ पे क्या 0 है, टाइम 0। तो टाइम 0 पुट करोगे तो आई इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह पर क्या c है, तो c की जगह पर मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ये ग्राफ आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन, कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से रिलेट करती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो देखिए बच्चों, अब हमें नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ना है, बहुत ही आसान है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो कैसे रिलेशन दोनों में समझना है। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पहले, और करंट भी हमने पढ़ लिया, इसीलिए हम इन दोनों में रिलेशन बताना है कि दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करने पर करंट पर क्या इफेक्ट आएगा, करंट को कम या ज़्यादा करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किस तरीके से चेंजेस होगा, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो उसके लिए वापस से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंडक्टर बनाना पड़ेगा, और उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी से, क्योंकि तभी करंट फ्लो हो सकता है। क्योंकि करंट अगर मैं फ्लो करवाना है तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टर होना चाहिए, और उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स एक बैटरी से जुड़े हुए होना चाहिए, तभी करंट आ सकता है, वरना करंट आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने वही कंसिडर किया, ये कंडक्टर लिया हमने बच्चों, कुछ इस तरीके से, और इस कंडक्टर के टर्मिनल्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से।
मान लेते हैं इसका वोल्टेज V है, तो ये हायर वोल्टेज पर है और ये लोअर वोल्टेज पर है, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो इसका ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर बन जाता है और ये लोअर पोटेंशियल पर आ जाता है। इसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते थे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बना के बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज नहीं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हो गए वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मान लेते हैं ये सब इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरफ मान लेते हैं क्या इसी तरफ मूव करना स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सॉरी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट होगा, जो मैंने आपको कल बताया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। सिखाया था मैंने कल आप लोगों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगता है, उसके अपोजिट में। तो ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसे, ठीक है। तो ये करंट, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर तो करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे, यानी कि सर्किट के अंदर एक ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें करंट ही कैलकुलेट करना है बच्चों के, करंट क्या होगा, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो करंट कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, I = dq/dt, यानी कि चार्ज फ्लो रेट, कोई हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम में। तो अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया। भाई इस पूरे के से भी निकाल सकता हूँ कि इस पूरे से यूनिट टाइम में कितना टाइम चार्ज फ्लो हो रहा होगा, वो भी निकाल सकता हूँ। और मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ कि एक स्मॉल सा एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ इस तरीके से एक ये स्मॉल सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है। इस स्मॉल से एलिमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका जो एरिया है वो एरिया A है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस dx है। तो अब अगर मैं बात करूं इस dx लेंथ से यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर यूनिट टाइम में हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो हमें नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा तो उसे हमें यूनिट टाइम यानी कि dt से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी क्या है। तो उसे हम मान लेते हैं, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो कंडक्टर हमने लिया है हर एक कंडक्टर के लिए, अब बस सपोज कोई मैंने लेंथ बढ़ा दूंगा किसी कंडक्टर की, मैंने मान लिया पहले L = 1 मीटर का एक कंडक्टर लिया, फिर L = 2 मीटर का लिया, सेम मेटल का लिया, लेकिन दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो मैं लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमारे पास एक 1 मीटर का ये वायर है और एक 2 मीटर का वायर है। इन दोनों में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और ऑब्वियसली बात है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, लेकिन इस वाले में और इस वाले में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, अगर दोनों सेम मटेरियल के वायर्स है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की फ्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ना कि मैं लेंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्यों डिफाइन कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स की फ्री चार्ज डेंसिटी? क्योंकि अगर चाहे सेगमेंट छोटा हो, बड़ा हो या बहुत स्मॉल सा हो, हर एक सेगमेंट के अंदर जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम रहेगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज डेंसिटी आप बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी वो कितनी मान ली हमने n। अब अगर ये n है तो इस स्मॉल से एलिमेंट से रिलेटेड इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं इस चार्ज डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इसका एरिया, n2 इसकी थिकनेस dx,
ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया रिलेटेड टू स्मॉल एलिमेंट, यानी कि हमें क्या मिल चुका है, कैपिटल एन मिल चुका है। ये क्या मिला हमें, एन, इतने इसके इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड है यहाँ पे, क्लियर है। अब एन अगर मुझे मिल जाए, मुझे चार्ज निकालना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यू का, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो अब अगर इस एन को मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज रिलेटेड टू स्मॉल एलिमेंट, कितना हो जाएगा वो, एन इंटू ई। तो इसे हम क्या लिख देंगे, डी क्यू, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड है। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ई, और एन की वैल्यू कितनी है, ये होगा, ये डी क्यू मिल गया हमें, क्लियर है। ये डी क्यू चार्ज मिल चुका है। अब अगर हमें डी क्यू चार्ज मिल गया, हमें करंट निकालता है, तो डी क्यू चार्ज को कैसे डिवाइड कर देंगे हम, डी टी से। तो इस सर्किट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, करंट रिलेटेड टू स्मॉल एलिमेंट, क्या बात समझ में आती। तो वो क्या लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, एन ई ए, यही होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। और ये डी एक्स बाई जो डी टी होगा वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की इस तरफ जाने की जो रफ्तार होती है, जो वेलोसिटी होती है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे हम लोग, वी डी बोलेंगे। तो यही हमारे पास क्या आ गया, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, अगर एन ई ए क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। यहाँ से एक और रिलेशन लिखते हैं हम लोग, इस चीज़ों को हटा देता हूँ बच्चों, ये काम की नहीं है अपने। देखो, तो यहाँ पे रिलेशन आ गया हमारे पास, और इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, कई सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाते हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है यहाँ पे, फ्री चार्ज डेंसिटीज के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी चीज़ को मैं एक बार यहाँ पे और दोबारा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। देखो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कल पढ़ा था क्या होता है, म्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे से मैं आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई भी लिख सकता हूँ। क्या समझ में आता है, यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के, क्लियर है। क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, और आई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ ये भी बोल सकता हूँ, ये चीज़ भी लिख सकता, बट इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको, बट ध्यान रखना कई बार न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसे आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ डिफाइन की जाती है बच्चों यहाँ पे, इस रिलेशन के बाद करंट डेंसिटी। क्या डिफाइन किया जाता है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो करंट है उसके बाद डायरेक्शन तो होती है कि वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब बात को ध्यान से समझो। तो उसी चीज़ को, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है, कि करंट की डेंसिटी क्या है। तो उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे क्या है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको लिखा जाता है बच्चों जैसे, इसे किससे लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसे बोला जाता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड as the
रेशियो ऑफ करंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है J इज इक्वल टू आई बाई ए। अब ये ऐसा कब डिफाइन किया जाता है, इस चीज़ को भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और इसकी यूनिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख देता हूँ मैं कि कौन सी क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझना है यहाँ पर कैसे डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, इस पूरे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। आई करंट फ्लो होता है ऐसे, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर कैसे डिफाइन किया गया, जब ये करंट ए से फ्लो होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये ले लिया यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे इसका एक, ये यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो डायरेक्शन तो इधर ही होगी। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन भी इधर ही है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एरिया है, तब जाके हमने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया J इज इक्वल टू आई बाई ए, ऐसे डिफाइन किया गया। क्लियर है, तब जाके हमने ऐसे डिफाइन किया। अगर सपोज कीजिए ये एरिया किसी एंगल पर होता है, क्या होता है, किसी एंगल पर होता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, वापस से सेम कंडक्टर लिया हमने, ध्यान ना, ये तभी डिफाइन है जब करंट एरिया की डायरेक्शन में हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ऐसे। लेकिन अब एरिया, करंट तो अब भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, करंट तो अब भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है आई, लेकिन अब हमने एरिया मान लेते हैं कुछ इस तरीके से ले लिया, ऐसा एरिया ले लिया हमने, ऐसा एरिया माना जा सकता है ऐसे, क्रॉस सेक्शन एरिया तिरछा, ऐसे, ये ऐसे माना जा सकता है। पहले एक एरिया कैसा था, ये एकदम ऐसे सीधा था, स्ट्रेट ऐसे था एकदम सीधा। अब हमने ये एरिया कैसे मान लिया, ऐसे, ऐसे। तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो जब ये एरिया की डायरेक्शन होगी और इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, तो इस केस में मैं J इज इक्वल टू आई बाई ए डिफाइन नहीं कर सकता, ये रॉन्ग होगा। हमने क्या सीखा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब करंट और एरिया की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो इस एरिया को भी हमें किसकी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है, क्या एंगल, थीटा है। तो फिर यहाँ पे जब हमें करंट डेंसिटी डिफाइन करनी होगी तो कैसे डिफाइन करेंगे कि J I और इस एरिया का कंपोनेंट लेंगे हम किस डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में, तब जाके आई और एरिया क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। जबकि इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू आई
अपॉन ए कॉस थीटा, यानी कि हमेशा जो एरिया लेना है वो करंट की डायरेक्शन वाला लेना है, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, जो ये सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला। आई बात में तो ऐसे डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी को। यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ें समझाता हूँ। कई बार देखो ऐसे भी दिखाया जाता है जब क्या हो, करंट वेरिएबल हो, ठीक है, करंट वेरिएबल हो, तो उस केस में कैसे डिफाइन करते हैं? उस केस में हम डिफाइन करते हैं इसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी टी, सॉरी डी ए, ऐसे डिफाइन किया जा सकता है इसे। आप कुछ सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ आई, जब ये करंट क्या हो वेरिएबल हो, तो करंट डेंसिटी इनटू ये, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि देखो करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी और एरिया भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार आपको करंट डेंसिटी गिवन होगी और एरिया वेरी कर रहा होगा, तो फिर हम करंट ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट था आपके पास। अब कुछ और इसके ऊपर फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग, देखो समझ से नहीं बना देता हूँ। चलो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पे एक फॉर्मूला सीखा था ये वाला, देखो क्या है, I इज इक्वल टू सॉरी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई ए है, और I इज इक्वल टू क्या सीखा हमने बच्चों, फॉर्मूला पता NEA VD डिवाइडेड बाई A, तो इस A से ये A कट हो गया, तो J इज इक्वल टू क्या मिला हमें, NEA VD, और इस VD को क्या लिखा जा सकता है, NE म्यू इंटू ई, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्लियर? तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था फाइनली, J इज इक्वल टू NEA VD था, और VD को क्या लिखा गया है, म्यू ई लिखा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे से म्यू भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे से मैं करंट डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूँ, ई बोल सकता हूँ। और जब यहाँ पे से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो ये आता है सिग्मा ई, वेहर ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर हम कंपैरिजन करें इसको इस वाले फॉर्मूले से, देखो J इज इक्वल टू सिग्मा है, J इज इक्वल टू ये है, तो कंपेयर करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, NEA म्यू, और म्यू को क्या लिखा जा सकता है, आप लोगों ने कल पढ़ा था E2 बाई एम, तो सिग्मा इज इक्वल टू NEA E2 बाई एम, क्या लिखा जा सकता है? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A2 बाई एम। क्लियर है? यहाँ पे से ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाता है बच्चों सिग्मा का, इसे हम बोलते हैं कंडक्टिव, और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक और टर्म आती है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, उसको लिखा जाता है रो से, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो रो इजिकल टू क्या लिखा सकता है, 1 बाई सिग्मा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर A2, ये हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये सिग्मा और रो ये दोनों के दोनों मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि सिग्मा और रो यानी कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि कई बार हमसे यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यूज ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इन पे से छोटे छोटे सवाल JEE में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी। तो कंडक्टिविटी एंड resistivity are depends on
नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। और सेकंड वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। सिग्मा एंड रो बोथ आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये काम में आने वाला है अपने पास फॉर्म, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब ये रो काम में आएगा, इसलिए मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया कि रो होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो जब हम उसका डेरिवेशन करें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट तो हमसे बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है, मान लेते हैं कि एक ऐसे कंडक्टर है हमारे पास, ये काफ़ी बुक्स में कई सारे नोट्स में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ये चीज़ है, ठीक है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और आपसे बोला गया है कि इस पूरे, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A1 है, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। आपसे बोला गया है कि यहाँ पे से करंट फ्लो होता है इसमें I1, और इधर से करंट बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं I2, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इस कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। तो हमसे पूछा गया है सबसे फर्स्ट कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, तो सबसे फर्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि इसमें I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। सेकंड हमसे इसमें पूछा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। थर्ड हमसे इसमें पूछा जा सकता है करंट डेंसिटी के बारे में। तो अब ध्यान से समझना कि करंट जितना इधर से एंटर होगा उतना ही करंट इधर से बाहर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज बाहर निकलना भी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों में जो करंट होगा इंटर करने वाला और एग्जिट होने वाला वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन आप बोल सकते हो कि जितना चार्ज एंटर करे उतना ही चार्ज बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये I1 और I2 तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा फॉर कांस्टेंट करंट के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। तो अब I तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ फिक्स है, तो NEAVD, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया हो गया। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो VD1 ज़्यादा हो जाएगा और VD2 कम हो जाएगा। उसी तरीके से J की बात कर, J इज इक्वल टू क्या होता है, I/a। I दोनों के लिए सेम है, तो J इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसकी करंट डेंसिटी कम, तो इसमें भी ये रिलेशन आ जाएगा। कितना समझ में आता है आप सभी को? आई होप आ गया होगा आप लोगों को समझ में। बहुत ही आसान सा सवाल था है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमसे कई बार ऐसा ही पूछा जा सकता है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। जब करंट कांस्टेंट हो तो मैंने बता दिया किस किस पे डिपेंड करेगा। एक और चीज़ इसमें पूछी जा सकती है, आई क्या है, कांस्टेंट है। जब आई कांस्टेंट होता है तो आई इजिकल टू कितना होता है, NEAVD होता है। तो यहाँ पे से मैं क्या लिख सकता हूँ कि VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही, क्योंकि कई बार एरिया के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 1/, क्या हो जाएगा इसका एरिया, और इस एरिया को क्या लिखा जा सकता है, πr²। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा अगर हमें रेडियस गिवन हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपसे नीट में जेईई में पूछी जा सकती है, कई बार पूछे भी गए ये वाले सवाल, और आपको कई सारी जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एक दो और छोटे छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो जैसे कि हमसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि करंट रिलेटेड टू द चार्ज which is moving
इन सर्कुलर पाथ। अगर कोई चार्ज है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उससे कितना करंट मिलेगा हम लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है Q, इसकी रेडियस मान लेते हैं R है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो। अब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा था, क्या होगा, करंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होगा, Q/T होगा। और T क्या होता है यहाँ पे, टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड को क्या लिखा जा सकता है, 2π/ω। क्या बात समझ में आती है। इस टाइम को क्या लिखा जा सकता है, 2π/ω। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू Q 2π/ω, तो ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इतना करंट फ्लो होगा अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो। क्लियर इतना, ये बात समझ में आती है। Q ω/2π, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसमें घूम रहा है तो इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जब एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, ये भी हमसे पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब हम बात करेंगे तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। देखो इसको आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम को 2πr उसकी रेडियस है इनटू वेलोसिटी v। जब आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, लीनियर वेलोसिटी ये रेडियस है, लीनियर वेलोसिटी दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस टाइम पीरियड को इसे लिख सकते हैं 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, उधर जगह कम है, देखिए करंट रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही आने वाला है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू QV/2πr। और Q कितना ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ और फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.18 × 10⁻6 होती है। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू कितनी होती है 0.52 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम में होती है तो -10 होती है। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करते हो बच्चों तो ये वैल्यू आती है आपके पास 1.05 × 10⁻³ एम्पियर, या आप इसे लिख सकते हो नियरली 1 मिली एम्पियर। इतना करंट फ्लो हो रहा होता है फर्स्ट ऑर्बिट में 1 मिली एम्पियर कह रहा हूँ। अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है किसी सर्कुलर के लिए, अगर ये सर्कुलर में चल रहा है आर रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो बी का फॉर्मूला कितना होता है μ0 I/2r, यही होता है। और μ0 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई × 10⁻⁻7, I कितना होगा 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। R कितना होगा हमारे पास, R आएगा 0.52 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करते हो बच्चों तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो इससे कट हो जाएगा 10⁻⁻ कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 10⁻⁻4 बचेगा। तो B इज़ नियरली इक्वल टू, इसे 1 मान लेता हूँ मैं, लगभग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ये 10⁻⁻6 है, यहाँ पे कितना बचा 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा S3 -4 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। आज के लिए इतना काफ़ी, ओके।